नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। हरियाणा विधानसभा के 3 दिवसीय मानसून सत्र का आगाज हो चुका है। 24 अगस्त तक सदन की कार्रवाई चलेगी। हालांकि बीएससी की बैठक में कांग्रेस ने सदन की अवधि को 1 हफ्ते और बढ़ाने की मांग की। स्पीकर ने कहा कि अगर मेंबर सार्थक चर्चा चाहेंगे तो अवधि को बढ़ाया जा सकता है। अब सत्र की शुरुआत के पहले ही कांग्रेस ने पेपर लीक के मामले में पैदल मार्च निकालकर सरकार को घेरा तो सदन के अंदर किसान आंदोलन की गूंज भी सुनाई पड़ी है। कांग्रेस ने कहा कि कोरोना की आड़ में अन्नदाताओं के साथ धोखा हुआ है। विधायक बीबी बत्रा ने किसानों पर दर्ज देशद्रोह का मामला भी उठाया। दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा भी उठा और कांग्रेस ने ऑक्सीजन की कमी की मौत का डाटा सरकार से पूछा तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष को इसका जवाब दिया और बताया कि ऑक्सीजन की कमी से मौत का कोई डाटा हमारे पास नहीं है। किसी भी अस्पताल ने अब तक ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है। अब मुख्यमंत्री ने कहा कि शोर मचाने के अलावा विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है और ये है या फिर नहीं। आज बड़ी बहस में सबसे पहले आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं कि सदन में आज दरअसल क्या हुआ। तो ऑक्सीजन की कमी पर वार पलटवार आज सदन के अंदर देखने को मिला है। ये एक सबसे अहम मुद्दा रहा। ऑक्सीजन की कमी से कितनी मौत हुई, ये सवाल पूछा गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष को जवाब देते हुए ये कहा कि ऐसा कोई डाटा हमारे पास नहीं है क्योंकि किसी भी अस्पताल की तरफ से ऐसा कोई डाटा अभी तक उपलब्ध नहीं करवाया गया है। विपक्ष को सिर्फ शोर शराबे के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास, ये बात भी मुख्यमंत्री ने कही। और शोर मचाने के अलावा विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सदन के अंदर ये बातें देखने को मिली। हालांकि सदन के बाहर पैदल मार्च हुआ जिसमें पेपर लीक का मामला उठाया गया। दूसरी लहर में कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर हुई, ये बात सीएम ने स्वीकार करी, लेकिन महामारी किसी के बस में नहीं होती है। सीएम ने फिर इस बात को भी इसमें जोड़ा और ये ऑक्सीजन की कमी से मौत के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा। विधानसभा में किसान आंदोलन का मुद्दा भी आज उठा। कोरोना की आड़ में सरकार कानून लेकर के आई, कांग्रेस की तरफ से ये बात उठाई गई और किसान आंदोलन आज सदन में उठा। किसानों के ऊपर इसके अलावा देशद्रोह का जो मामला है इसको लेकर के भी आज सदन के अंदर आवाज़ उठाई गई और देशद्रोह का मामला दर्ज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये बात बत्रा की तरफ से पूछी गई। और 96% राजद्रोह के मामले बीजेपी के राज में ही दर्ज हुए, ये बात भी बत्रा ने इसमें जोड़ी। अन्नदाता देशद्रोही कैसे हो गया, ये बात भी बत्रा के द्वारा कही गई। तो कुल मिलाकर के आज ये अहम मुद्दे रहे जो कि आज सदन के अंदर पहुंचते हुए दिखे हैं। अब दूसरी लहर में सरकार की कमियों को लेकर के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज सदन के अंदर जमकर सरकार को घेरा। क्या कुछ कहा गया, सुनिए। और जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा, ये एक ऐसी समस्या दुनिया में आई महामारी और सारे इंसानियत के हाथ पैर फूल गए। सबने प्रयास किया, सबने मिलके इससे लड़ाई लड़ने का कार्य किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि जितना हो सकता था वो हम नहीं कर पाए। कमियां रही, ऑक्सीजन की भी कमी रही, दवाइयों की भी कमी रही और बहुत सारी ऐसी कमियां रही जो प्रयास हमारी तरफ से प्रयासों की कहीं ना कहीं कमी भी रही। सबने अपने अपनी तरफ से किया, लेकिन मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता। लेकिन हमने उससे क्या सीख ली है ये मैं चाहता हूं। मैं हमारे को आगे क्या आगे आपने ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ये हम जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं जो ये जितनी कोविड डेथ्स हुई हैं 8,838 आप दिखा रहे हैं पूरे हरियाणा में, कि भाई सारे अंतर्राष्ट्रीय अखबार, राष्ट्रीय अखबार ये लिख रहे हैं कि जितनी डेथ डिक्लेयर की है उससे कहीं 10 गुना है, कहीं 20 गुना है। तो उसके लिए कोई कमेटी बनाई आपने, जांच करे कोई कितनी डेथ हुई है, या खाली मतलब डॉक्टर के सर्टिफिकेट पे चलो ऐसा डबल ना दो, या तो सीधा आप कहते भाई हम नहीं देंगे। आज क्या है, आज क्या गवर्नमेंट का स्टैंड है, देंगे कि नहीं देंगे उनको? वो तो आ गया डॉक्टरों से वायदा लिखित में आ गया कि नहीं है। इसके अलावा विपक्ष ने आज सीएम से कोरोना से जान गंवाने वाले परिवार को मुआवजा देने को लेकर के भी सरकार से सवाल पूछा। फिर सीएम ने इसका जवाब दिया कि पंजीकरण का काम जारी है और पीड़ित परिवार को 2 लाख का मुआवजा सरकार दे। वो सहायता कितनी गई है, चाहे कितने बच्चों को हमने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में 2500 रुपए देने की बात कही है, वो देना शुरू किया है। कितने बच्चों को हमने जो सेंटर्स हैं, आश्रम स्थल बनाए,
ये सारी जानकारियां इस समय उपलब्ध नहीं है। ये सारी जानकारियां अभी फील्ड से आएंगी। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस बड़े क्वेश्चन में फील्ड से जानकारियां मांग ली गई हैं। सब आने के बाद अध्यक्ष जी को हम आने वाले 15 दिन में 1 महीने में उपलब्ध करा देंगे। अगर आपने उसी समय भेजनी है तो उस समय भेज देंगे, और नहीं मैडम जी हो गया जी। श्री सीताराम या क्या अभी तो उसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। रजिस्ट्रेशन में उन लोगों का एक डाटा निकालेंगे। डाटा निकाल करके आपको जल्दी उपलब्ध करा देंगे, भेज देंगे। हमने 2 लाख रुपया ऐसे जो गरीब परिवार 1,80,000 रुपए से इनकम का लेवल रखा है कि उस लेवल के परिवार के नीचे, लेकिन उसमें भी जो क्लेम करेंगे उनको 2 लाख रुपया हम देंगे। दे दिया जिनको भी चला गया, नहीं गया तो आज भी 1,80,000 से नीचे वाले जो कोविड में दोनों सालों में 2021 और अभी 21-22 दोनों सालों में जो कोविड के कारण से, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन चाहिए। बिना रजिस्ट्रेशन के अब एक चर्चा में हम कह सकते हैं कि हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं। जो हॉस्पिटल में जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो टैली करेगा, उनको सबको 2 लाख रुपया प्रति परिवार दिया जाएगा। तो सदन के अंदर आज किस तरीके का माहौल रहा, किस तरीके की बहस हुई, ये तो आपने देखा। लेकिन आज कांग्रेस ने पेपर लीक को लेकर के सदन के बाहर भी पैदल मार्च निकाला। वो तस्वीरें भी आप देख लें। पेपर लीक इसको लेकर के पहले ही जो रणनीति है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बना ली गई थी, और अब पेपर लीक को लेकर के ये मार्च निकाला गया सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले, जिसमें सीबीआई जांच की मांग करते हुए इस पेपर लीक को लेकर के सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए गए हैं। और पैदल मार्च निकालते हुए विधानसभा तक पहुंचे हैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता, जिनको आप देख रहे हैं। पैदल मार्च की अगुवाई नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा की गई है, और तमाम कांग्रेसी विधायकों की मौजूदगी में आज ये पैदल मार्च निकाला गया, जिसमें पेपर लीक को लेकर के आज जमकर सरकार के ऊपर निशाना साधा गया है। तो आज की बड़ी बहस के कुछ अहम सवाल, उस पर भी नजर डालते हैं, फिर आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। सवाल आज की बड़ी बहस का पहला यह है कि 3 दिन के सत्र में जनहित के मुद्दों पर कितनी चर्चा हो पाएगी, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सवाल इस बात का भी है कि पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार क्या कानून लाएगी, और आंदोलन पर घमासान है, क्या कोई समाधान निकलेगा, क्योंकि आज किसान आंदोलन को लेकर के भी जो चर्चा है सदन के अंदर देखने को मिली है। तो ये सारे ही सवाल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो 3 दिन का ये सत्र है, और आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की बड़ी बहस की भी शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर विधु रावल जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी स्वागत। विजेंद्र रेड्डू हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो के। विजेंद्र रेड्डू जी, आपका भी स्वागत। और अमित नेहरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमित नेहरा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रोफेसर विधु रावल जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि सड़क पर हम लोगों ने देखा कि पेपर लीक को लेकर के पैदल मार्च किया गया, सदन के अंदर किसान और कोरोना तमाम मुद्दों को उठाया गया। क्यों लग रहा है कि विपक्ष सिर्फ शोर शराबा ही करता है, मुद्दे तो विपक्ष के द्वारा उठाए गए? आपका पहला रिएक्शन मैं चाहूंगा। देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा है, प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा है। चुने हुए प्रतिनिधियों को सदन के भीतर, सदन के बाहर उनके आचरण से जनता आंकती है, देखती है। लेकिन जब ये चुने हुए प्रतिनिधि सदन के अंदर हंगामा करते हैं और सदन के बाहर तमाशा करते हैं, तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो धोखा करते हैं वो उस जनता के साथ करते हैं जिन्होंने चुनकर इन्हें सदन में भेजा है। ये लेजिस्लेटर हैं, इनको जब सदन शुरू होने वाला है, सदन में अपनी बात रखनी चाहिए। सदन के बाहर तमाशा करके क्या साबित करना चाहते हैं? जब सदन के अंदर चर्चा शुरू होती है तो चर्चाओं से भाग जाते हैं, चर्चा में हंगामा करते हैं। अपने हंगामा करके जब सवाल पूछते हैं, सवाल का उत्तर लिए बगैर चले जाते हैं, वॉकआउट कर देते हैं। तो प्रदेश की जनता निरंतर इनका आचरण देखती है, जानती है कि ये लोग सीरियस नहीं है, ये डिबेट और डिस्कशन नहीं चाहते। जनता के मामलों में ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। कुछ दिनों पहले देखा कि 3 माननीय सदस्यों को अलग अलग समितियों से बाहर करना पड़ा, क्योंकि 21 बैठकों में ये लोग एक भी बैठक में नहीं आए। यानी इनके लिए इतनी हाई लेवल सदन की समितियों के अंदर इनके लिए कुछ योगदान देने के लिए इनके पास कुछ नहीं था। किरण चौधरी जी कांग्रेस की सीएलपी की लीडर रही हैं, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की लीडर रही हैं। कुलदीप बिश्नोई जी वरिष्ठ नेता हैं, और एक और अपने सोमवीर सांगवान जी। तो इन लोगों ने यह भी उचित नहीं समझा कि जनता द्वारा चुनकर आए हैं, तो समितियों के अंदर जाकर 21 समितियों को इन्होंने मिस कर दिया। एक भी समिति में नहीं गए, एक भी समिति की बैठक में नहीं गए। तो ये अपने आप में जो है इनके आचरण को, इनके चेहरे को स्पष्ट तौर पर दिखाता है जनता के सामने कि ये लोग सीरियस नहीं है। ये लोग केवल हल्ला और हंगामा करना चाहते हैं। इनका प्रदेश की जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं है, इनका प्रदेश और देश के विषयों से इनका कोई सरोकार नहीं है।
जनहित के विषयों की चिंता नहीं। ये जनहित का विषय नहीं है प्रोफेसर विदुर रावल जी, कि अगर ये पूछा जाए कि ऑक्सीजन की कमी से कितनी मौत हुई है, क्या ये जनहित का विषय नहीं है कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों के ऊपर जो राजद्रोह के मुकदमे हुए वो क्यों हुए, क्या ये सब जनहित के मुद्दे नहीं? और पेपर लीक का मसला भी क्या जनहित का मुद्दा नहीं? भाई विपक्ष ने ये मुद्दे तो उठाए, उसका क्या सार्थक जवाब दिया आप लोगों ने? आयुष जी, ये सवाल आपने उठाए, विपक्ष ने उठाए, इसका उत्तर भी तो लीजिए। देखिए, जो प्रक्रिया है, जो पूरा प्रोसेस है, उसमें कॉज ऑफ डेथ में कहीं पर भी, ये केवल प्रदेश की बात नहीं है, देश की बात नहीं है, दुनिया में भी कहीं पर भी अगर कॉज ऑफ डेथ कहीं पर कोरोना के में जो डेथ हुई है उसमें कहीं पर भी ऑक्सीजन की कमी या किसी फला चीज की कमी नहीं आता, कहीं पर भी किसी भी प्रकार से। अगर राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने ऐसा कोई आंकड़ा निकाला हो तो बताएं, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ सामने बैठे हैं। दुर्भाग्य से इंडियन नेशनल लोकदल की प्रदेश के बाहर भी कोई सरकार नहीं है, प्रदेश में भी कोई लेजिस्लेटर नहीं है, ये भी नहीं तो बताते ये भी। लेकिन कांग्रेस की पंजाब के अंदर सरकार है, उत्तराखंड झारखंड के अंदर सरकार है, पंजाब के अलावा राजस्थान के अंदर सरकार है, वहां पर इन्होंने कोई आंकड़ा ऐसा जारी किया हो तो बताएं। उसको उसी प्रेसिडेंस को फॉलो कर हरियाणा में भी इस प्रकार के डॉक्टरों को हम प्रेरित करेंगे कि वो कॉज ऑफ डेथ में इस प्रकार की बात करें। लेकिन ये जो है, इस बात को हल्का करना। दूसरा, आपने मुद्दा किसान आंदोलन को लेकर उठाया। हम बार बार कह रहे हैं कि हम चर्चा करना चाहते हैं, हमारी चर्चा कीजिए तो सही, लेकिन विपक्ष का केवल और केवल मंसूबा जो है चर्चा ना करके केवल हंगामा खड़ा करना है। और मैं आज फिर चुनौती देता हूं, विपक्ष के अपने साथी बैठे हुए हैं, बजरंग दास जी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, ये अपनी पार्टी के प्रतिनिधियों को कहें कि भाई वहां पर चर्चा करें, जनता के सामने आए, इनके सवालों के जवाब हम देंगे, जनता तय करे कि हम ठीक कह रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं। सदन के बाहर बोलने से हमें रोकते हैं और सदन के भीतर हंगामा करके रोकते हैं। बात तो सुने, अपनी कहें, हमारी सुने, एक सार्थक चर्चा हो और जनता को तय करने दीजिए कि ठीक क्या है। चलिए विदुर रावल जी, अभी तो आप कह रहे हैं कि ये हमको बोलने से रोकते हैं, वो कहते हैं कि आप इनको बोलने नहीं देते हैं। ठीक है, अब ये जनता ही तय करती है कि कौन किसको बोलने दे रहा है, कौन नहीं। बजरंग दास गर्ग जी, सिर्फ हंगामा करते हैं आप लोग, जनता के हित से तो जुड़ा हुआ कोई मुद्दा उठाते नहीं आप लोग, और जहां सार्थक चर्चा होनी चाहिए वहां से आप लोग वॉकआउट कर जाते हैं। सिर्फ हंगामा करना मकसद है क्या? आयुष जी, जनता की समस्या को उठाना विपक्ष की मुख्य काम होता है और उसके लिए कांग्रेस पूरी तरह से मजबूती से जनता की हर पॉइंट को, हर समस्या को विधानसभा में उठा रही है। और विधानसभा के साथ साथ सड़कों के ऊपर भी कांग्रेस पार्टी जनता की हित की आवाज उठाने में लगी हुई है। ये कहते हैं भी कांग्रेस तो मुद्दा उठाती नहीं, जनता की समस्या नहीं उठाती, आपके सामने है। 7 साल में 28 पेपर लीक हो गए, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक हो गया। ये जुम्मेवारी किसकी बनती है? 28 पेपरों की एक बार सूची बताएंगे, 28 का नाम बताएंगे आप कौन कौन सी? अरे मेरी बात सुन लो मेरे भैया, आप 18 की बता दीजिए। चलो रावल जी, 8 की बता दीजिए, 8 पेपरों के नाम बता दीजिए जो लीक हुए। तो बोलने की आदत छोड़ दो बीच में, वो गलत है बजरंग दास जी, आप बदला नहीं सकते। आप जनता को सड़क पर भी बदला रहे हैं, स्टूडियो में बदला रहे हैं। आप 28 का नहीं 18 का नाम बता दीजिए, 18 नहीं 8 का बता दीजिए। यही तुम्हारा काम, मैं कांग्रेस के समय के पेपर लीक काम विधानसभा में है, यही तुम्हारा काम लोकसभा में नहीं। तुम्हारा करके बात ना कीजिए। आप अपने साथी प्रवक्ता को सम्मान दीजिए। ऐसे आप कर ये जनता ने आपको इतने सत्ता से बाहर निकालकर बेदखल कर दिया आपको। ये जिस प्रकार आप हाथ मार रहे हैं, गलत आपका आचरण स्टूडियो में भी गलत है। ये हाथ मार कर क्या तारीफ कर रहे हैं हम? मैं बताऊं कांग्रेस के समय के, मैं खुद हूं आपको पेपर लीक पे। आप आज के नाम बताएंगे मुझे? आप आज के नाम बताएंगे? 28 की रट लगाए घूम रहे हैं, क्यों झूठ बोलते हैं? झूठ बोलते हैं, माफी मांगिए झूठ बोलने की। 28 पेपर कौन से लीक हुए बताओ आज 28 पेपर कौन से लीक हुए? ये इस प्रकार झूठ बोलकर यहाँ पर जनता को बताएंगे आप? आपके झूठ को जनता समझती है, पकड़ चुकी है। चलिए ठीक है विदुर रावल जी, जनता यहाँ पर भी देख रही है, कौन क्या कह रहा है सब जनता देख रही है। बात कंप्लीट होने दें, ठीक है। चलिए विदुर रावल जी, अब ये तो आप कह रहे थे, देखिए आपकी बात को दबाते हैं, अभी आप कह रहे थे आपकी बात को दबाते हैं, अब आप उनकी बात को सुन भी नहीं रहे। ठीक है, चलिए आप उनसे पूछ लीजिएगा ना, आप उनसे बाद में पूछ लीजिएगा, मैं आपको समय दूंगा, आप उनसे पूछ लीजिएगा। 28 में से वो 8 नाम आपको कोई बता देंगे, ठीक है, लेकिन अभी उनकी बात को कंप्लीट होने दे। बजरंग दास गर्ग जी, चलिए मैं इंतजार करूंगा पूरी डिबेट में, मैं इंतजार करूंगा। महंगाई का बड़ा भारी मुद्दा है, खाद्य वस्तुएं
आम उपयोग में आने वाली वस्तुएं, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस महंगे हो चुके अनाप शनाप कीमत। जब इनकी सरकार नहीं थी, कांग्रेस का राज था, 2014 के अंदर 50 पैसे लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती थी। ये उघाड़े होकर कपड़े काटकर प्रदर्शन करते थे पूरे देश और प्रदेश के अंदर। और मोदी साहब क्या कहते थे, हमारा राज आ जान दो, 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल देंगे। तो गैस सिलेंडर 350 रुपए हमारे राज में था, कहा था। ठीक है, पेट्रोल डीजल पे चर्चा पर तो आप लोग, जब अभी मानसून सत्र था संसद का, तब कांग्रेस पार्टी वहां से वॉकआउट कर जाती है। वही बात तो अभी यहाँ पर कह रहे थे ना विधु रावल जी। अब स्टेट के अंदर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, मुझे ये बताएं कि अगर आप इन मुद्दों को उठा रहे हैं तो फिर सदन के अंदर जब इन बातों को आप लोग रख रहे थे तो साथ में फिर आपको ये भी तो बताना पड़ेगा ना, जो बात विधु रावल जी ने कही, अगर ऑक्सीजन की कमी से कितनी मौत हुई इसका डाटा आप मांगेंगे तो ये आपसे भी मांगेंगे कि भाई ऐसा कोई डाटा है कि आप कांग्रेस पार्टी की जहां सरकारें हैं। मैं एक एक चीज का आंकड़ा दूंगा, ये बताऊंगा। हमारे राज के अंदर 2 रुपए गोभी बिकती थी, आज 100 रुपए गोभी इनके राज में बिक रही है। तो 350 में सिलेंडर हमारे राज में था, 858 बिक रहा है। क्लर्क के पेपर आप देखिए, आकर इस क्या बोलते हैं, इंस्पेक्टर जो था अपने सेल टैक्स इंस्पेक्टर के पेपर और दुनिया भर के पेपर, 10वीं 12वीं के पेपर, कितने पेपर इनके राज में, ग्रामीण सचिव का पेपर, अनेकों पेपर इनके टाइम में लीक हुए। आप जो स्टूडेंट जो है, जो हमारे युवा, उनकी भावनाओं के साथ ये खिलवाड़ करते हैं, बोलते हैं हम उद्योग के माध्यम से 75% अपने युवाओं को रोजगार देंगे। कहां से दोगे जब आपने 50-60% पहले ही फैक्ट्री आपकी सरकार की गलत चलिए ठीक है, बंद हो गई, लाखों लोग विजेंद्र रेड्डी जी, आप उनको रोजगार दे अभय सिंह चौटाला जी ने तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब चूंकि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को एड्रेस कर पा रही है, क्या आपको लग रहा है कि विपक्ष के मुद्दे और सही तरीके से उठे हैं, और इसमें आप कैसे देखते हैं इनेलो को आप? आयुष जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, एक करेला तो दूसरा नीम चढ़ा, चोर चोर मुशेरे भाई, दोनों सरकारों में जम के घुरालेबाजी चल रहे हैं। लेकिन हमारा आज का जो, विधु जी एक मिनट, आज का हमारा है क्या क्या विधानसभा में जनहित के मुद्दों को उठाया जाए। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बिल्कुल सकारात्मक सोच है, क्रिएटिविटी है कि हम चाहते हैं कि विधानसभा में सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। लेकिन विधु जी, सरकार की नीयत मुझे शुरू में ही, पहले ही दिन में खोट लगा है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें विपक्ष ने मांग रखी कि 7 दिन का कम से कम सत्र करना चाहिए, लेकिन आपकी सरकार ने दबाव बनाते हुए इसको सिर्फ 3 दिन का। आज हरियाणा प्रदेश में इतने सारे मुद्दे हैं, 7 दिन भी मैं मानता हूं हर मुद्दे के ऊपर विस्तार से चर्चा हो तो वो कम है। ये आपने बिल्कुल गलत किया है, क्योंकि विपक्ष हमारा कमजोर है, कांग्रेस मजबूती के साथ, पता नहीं भूपेंद्र सिंह जी क्यों आपकी सरकार के सामने घबरा जाते हैं, मजबूती के साथ कोई बात नहीं रखते हैं, इसलिए आप मर्जी का समय देते हो। लेकिन रेड्डी जी, आपको नहीं लगता ऐसे समय में, क्योंकि यही बात तो कांग्रेस पार्टी भी कह रही थी कि अगर देखिए अभय सिंह चौटाला बहुत अच्छे नेता हैं, इतने वरिष्ठ नेता हैं, बात को बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, अगर आज वो होते विधानसभा के अंदर तो हो सकता है कि जनता की बात को या किसान की बात को ही वो और बेहतर तरीके से रख सकते थे, सरकार से जवाब ले सकते थे। मैं यही आ रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि इन्होंने, विधु जी ने कहा कि इनेलो न यहाँ है, न बाहर है, न कहीं और है। अरे भाई साहब, आपकी सरकार ने जानबूझ करके इनेलो को बाहर रखने का काम किया है। हरियाणा, हिंदुस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि अगर कोई सीट खाली होती है, कोई रेड्डी जी की बात कंप्लीट हो जाए, वो किस कंटेक्स्ट में कह रहे हैं थोड़ा समझ लेते हैं। रेड्डी जी, टाइम पर करवा करके बाहर रखने का जानबूझ करके आपने काम किया। 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए थे, आज तक चुनाव करवाया गया, क्योंकि सरकार को डर था कि अभय सिंह चौटाला यदि विधानसभा में होगा तो वो मजबूती के साथ और स्पष्टता के साथ किसान हितैषी मुद्दे उठाने का काम करेगा, जनहितैषी मुद्दे उठाने का काम करेगा। इस वजह से सरकार वहां पर चुनाव करवाने से डरी हुई है। स्टंट क्यों किया था जी, पीछे का स्टंट क्यों किया था? ये वो स्टंट नहीं था, किसानों ने डिमांड की थी, डिमांड के ऊपर किसानों ने तो मना कर दिया। किसान तो पूछते कौन चौटाला, किसान तो पूछते कौन चौटाला। बिल्कुल, किसान सारे माने हुए हैं, आज भी माने हुए हैं कि अभय सिंह आपको तो बोलने का भी मौका नहीं देते।
आबे सिंह ने बहुत बड़ा त्याग किया है अपना इस्तीफा देकर के। ये कुछ कांग्रेसी साथी हैं जो बार बार इसके बाद का चलिए ठीक प्रचार करते है, कि चलिए अब मैं अमित नेहरा जी से एक रिएक्शन लूंगा। अमित नेहरा जी, कैसे देख रहे हैं, क्या मुद्दे उठे हैं विधानसभा के अंदर आज जिस तरीके की कार्रवाई हुई, आपको लग रहा है कि सही तरीके से चाहे सत्ता पक्ष हो वो जवाब दे पाया या विपक्ष ने जनहित के मुद्दों को उठाया सही तरीके से? देखिए आयुष, वैसे तो 3 दिन बहुत थोड़ा समय होता है मुद्दों को उठाने का, और उस पे तुर्रा ये है कि कार्रवाई सुचारू रूप से चलने नहीं दे रहे हैं, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। हालांकि देखिए, जो सत्ता पक्ष होता है वो जब विपक्ष में होता है तो उसके सुर दूसरे हो जाते हैं, जब पक्ष में आता है, जब सत्ता में आ जाते हैं वही पार्टी, तो उसके सुर कुछ और होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण दूंगा। पहले भी एक बार चर्चा हुई थी कि 2013 में सुषमा स्वराज जब नेता प्रतिपक्ष थी लोकसभा में, तो उन्होंने एक बयान दिया था लोकसभा में कि संसद को ना चलने देना भी एक लोकतंत्र है। तो उस समय इनका स्टैंड कुछ और था, अब कुछ और है। चलिए इन बातों में नहीं पड़ते। बात यह है कि जो लोगों का पैसा है इसमें विधानसभा सत्र की कार्रवाई में जो जाया हो रहा है उसका सदुपयोग कैसे हो। अब सरकार को ये सुध आई है, 2014 में ये सत्ता में आ गए थे, लगभग 7 साल हो गए हैं, तो कि एक नया कानून लेके आया जाए जिससे पेपर लीक होने से रोका जा सके। भाई ये तो बात गलत है, क्योंकि अब जो कानून है वो इतने सक्षम है कि उनसे पेपर लीक ना हो। जरूरत ये है कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए सरकार की, वो जो कानूनों का उपयोग करके जो अपराधी हैं उनको पकड़ें, उनको सजा दें। अभी कितने जो पीछे लीक हुए हैं, कितने अपराधियों को सजा हुई है उसमें, मुझे नहीं लगता कि सारे छूट छाट के एक बार लिपापोती हुई है। और जो पेपर लीक हुए हैं उनसे सबक लें, आगे उनको और सिक्योरिटी टाइट करें। तो ये हो नहीं रहा, लेकिन ये है कि कानून बनाए जा रहे हैं, कानून पे कानून, कानून से चीजें नहीं रुकती हैं। ये तो ये है कि कानून सरल होना चाहिए, जिसने गलती की है उस पर कड़ी कार्रवाई हो, इन्फोर्समेंट जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। अब दूसरा मुद्दा एक और ले लेते हैं कि ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई, इसका कोई डाटा नहीं है। तो सरकार ठीक कह रही है, क्योंकि सेंटर ने जो लिस्ट मांगी थी, जो क्वेश्चनेयर भेजा था हर सरकार, राज्य सरकार के पास, उसमें एक कॉलम ही नहीं था कि ऑक्सीजन की कमी के कारण आपके राज्य में कितने मरे। तो राज्य सरकार कैसे ये अपने वो दें, डाटा दें? अगर वो डाटा रखते, अगर भी आप बताएं कि आपके राज्य में कितने लोग जो है पेशेंट हैं बिना ऑक्सीजन के मरे, तो डाटा आ सकता था। लेकिन हकीकत ये है कि कोई उसमें क्वेश्चनर में एक कॉलम ही नहीं था। अब बात ये करते कि विदेशों में ये हो गया, विदेशों में देखिए विकसित जो देश है, विकसित जो देश है, हाँ, विकसित जो विकसित देश हैं उनमें ऐसा हड़कंप नहीं मचा था कि वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी हो। तो वो ये चीज तो देखते ही नहीं, वो तो आश्चर्यचकित है कि कोई ऑक्सीजन की कमी से मर सकता है क्या किसी देश में। तो ये अलग मुद्दा है कि विदेशों से तुलना करना मुझे नहीं लगता। हाँ, तो अब आगे बात आती है कि अन्नपूर्णा योजना जो शुरू हुई है हाल ही में, तो आज एक एफआईआर हुई है मेरे ख्याल से कैथल में। तो उसमें ये है कि किसी व्यक्ति ने वो थैला जला दिया था, तो उसके ऊपर सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करने का मामला जो है ना, उस पे एफआईआर दर्ज की गई है। अगर यही मानक आप तय कर रहे हैं, तो हांसी में कल जो वितरण हुआ था जो अन्नपूर्णा थैला का, तो उसमें बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष का फोटो था, तो ये भी सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग माना जाएगा। तो उस पे जो छपवाए हैं जिस व्यक्ति ने ये फोटो बीजेपी अध्यक्ष के, तो उस पे भी एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि ये भी सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग है। लेकिन बात यह है कि कानून का राज होना चाहिए, तो ये एक नजर से देखना चाहिए। ये नहीं कि आप जो अपने अनुकूल हो उस पर कार्रवाई कर दो और जो आपके खिलाफ जाती है उसको आप छोड़ दो। तो इस तरह की चीजें हैं, इन पे डिस्कस होनी चाहिए। एक छोटी सी बात और मैं बताऊंगा आयुष, अभी लॉकडाउन पूरी तरह से हटा नहीं है, देश में भी और प्रदेश में भी। लेकिन आप विधानसभा की कार्रवाई देखिए गौर से, तो उसमें ना तो सत्ता पक्ष के विधायकों ने मास्क लगाए हुए हैं प्रॉपर, ज्यादातर ने, और न विपक्ष के विधायकों ने। हाँ, लेकिन वहां पे जो सुरक्षा कर्मी हैं या सरकारी अधिकारी वो बिल्कुल दुरुस्त हैं मास्क में, आप ध्यान से देखिए, गौर से देखिए।
अगर यही चीज आम आदमी बाहर करता है, अकेले चलते हुए मास्क नहीं लगाता बाहर, तो 500 रुपए का चालान है इस पे। तो ये चीजें इनसे बचनी चाहिए। आप हमारे एक रोल मॉडल हैं, जो विधायक हैं, तो उनके पद चिन्हों पे ही जनता चलेगी ना। अब मान लिया कोई पली ले ले, भाई विधानसभा में नहीं लगाए बैठे विधायक हमारे, मुख्यमंत्री जी हमारे, तो देखिए स्थिति कैसे। नहीं, मैसेज की बात आपने कही और ये मैसेज वाकई में यहाँ से जाना चाहिए था। चलिए मैं विधु रावल जी से अब जवाब लेता हूँ। विधु रावल जी जवाब दें अब। हाँ, प्रवक्ता महोदय ने और उसके बाद पत्रकार महोदय ने अलग अलग विषयों को उठाया है। पहले तो पत्रकार महोदय को मैं करेक्ट कर दूं कि पूरी दुनिया के अंदर विकसित देश, अविकसित देश, अफ्रीकन देश से लेकर ब्राजील तक, जमैका तक, बारबाडोस तक, किसी भी देश ने कहीं पर भी ऑक्सीजन नहीं हुआ और ना ये हो सकता है। मेडिकल प्रोफेशन में जो लोग हैं, वो जो आपके चैनल को देख रहे होंगे, वो इस बात से जो है इत्तेफाक रखेंगे कि ये नहीं पता चल सकता कि ऑक्सीजन जो कि एक्सिलरी तरीके से दी जा रही है, उसकी कमी से कितने लोगों ने जान गंवाई। तो ये तो उनका टेक्निकली एक बात ठीक नहीं थी। दूसरी बात, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वहां पर सदन के अंदर फॉलो होना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज्यादातर सदस्यों ने किया भी, कुछ एक ने नहीं किया, वो ठीक है, उन्हें भी देखना चाहिए इन चीजों को। इसके अलावा जो मुझसे पहले प्रवक्ता जी, इंडियन नेशनल लोकदल के सम्मानित प्रवक्ता बता रहे थे, उन्होंने कहा कि जी ये डरते हैं सदन में, अभय चौटाला जी पता नहीं क्या बम छोड़ देंगे, ऐसा ही कुछ जो है राहुल गांधी जी ने कहा था। राहुल गांधी जी ने कहा था मुझे 15 मिनट के लिए बोलने दिया जाए, अर्थक्वेक आ जाएगा। वो अर्थक्वेक कब आया कब नहीं आया पता नहीं चला। अभय चौटाला जी खुद स्वयंभू तरीके से सदन से इस्तीफा देकर गए थे, एक स्टंट के तहत गए थे। पत्रकार साथी सब जानते हैं इस बात को। और किसानों ने उसको जो है, किसानों ने बाय एंड लार्ज, जो किसान एक तबका आंदोलन कर रहा है वो भी, और जो किसान जो है खेत के अंदर है वो भी, सब ने इस स्टंट को रिजेक्ट कर दिया पूरे तरीके से। लेकिन मेरा इसके अलावा भी बजरंग दास जी का बार बार ये कहना 28 पेपर लीक हुए, ये मैं आज इस बारे में उत्सुक हूं। और मेरा अगर समय लेकर भी बजरंग दास जी को दे दिया जाए, जो कि ये बताएं 28 18, अरे आप यहाँ टीवी पर बताइए ना, झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोलते हैं, झूठ बोल रहे हैं क्या बजरंग दास जी? आप बौखलाइए ना, आप बौखलाइए ना, पानी पीजिए, बीपी बढ़ गया आपका। झूठ, पहले झूठ बोलते हैं, पकड़ में आ जाता है, तो उसके बाद बीपी बढ़ जाता है। चलिए मैं चैलेंज करता हूँ, चलिए आयुष जी इनसे प्रश्न पूछिए। 28 की बजाय 18 बता दें, 18 ना बता पाए 8 बता दें, 8 बता दें। अब मैं कांग्रेस के साथ बताऊं, बजरंग दास जी एक बार सुनिए, अब मैं बताता हूँ आपको। चलिए सुनिए, मई 2007 में कैनाल पटवारी की परीक्षा जो है वो लीक होने की वजह से रद्द हुई। 2011 में डिवीजन क्लर्क की हुई रद्द। 2013 में कंप्यूटर ऑपरेटर की इनकी इस समय हुई रद्द। 2013 में एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर की हुई। सिविल इंजीनियर की जो है 2013 में रद्द हुई इनके समय में। ऑपरेटर की दोबारा से कह रहा हूँ, ट्यूबल ऑपरेटर की इनकी 188 की हुई। सहायक लाइनमैन की 1586 पदों की हुई। अच्छा, इसमें एक चीज बताता हूँ, बजरंग दास जी ऐसे डिबेट में मजा नहीं आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। पीटीआई टीचर की जो इनका भर्ती था, 3 बार प्रक्रिया इन्होंने चलाई, 3 बार, और 3 बार क्राइटेरिया बदलते रहे। दरअसल था क्या, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक लिस्ट तैयार की थी, उस लिस्ट में आए हुए लोगों को कैसे भी कर नौकरी देनी थी, उनसे पैसे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किए हुए थे। लेकिन 3 बार पात्रता और योग्यता को महंगा दिखाकर इन्होंने 3 बार क्राइटेरिया बदला। उसके बाद भी अपनी पसंद के लोग नहीं ला पाए, तो इन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति जो 1995 में, बजरंग दास जी ध्यान से सुनना प्लीज, एक व्यक्ति जो 1995 में एक व्यक्ति पीटीआई का कोर्स करता है और उसकी 10वीं होती है 1997 में। अरे ऐसे ऐसे कर्म किए आपने, याद तो कीजिए अपने समय को। 42 साल की उम्र की लिमिट थी, 45 साल के लोगों को भर्ती कर दिया, स्त्रियों की श्रेणी में पुरुषों को भर्ती कर दिया। सुप्रीम कोर्ट देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इनके बारे में क्या कहा था, इनके आयोग के बारे में क्या कहा था? कांग्रेस के समय में सुनिए, लंबी बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कांग्रेस के चयन आयोग को कहा था लाला की दुकान, लाला बजरंग दास जी सुनो, आपकी दुकान बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने, लाला बजरंग दास जी, लाला की दुकान कहा था सुप्रीम कोर्ट ने
वन मैन शो कहा था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय के उसको वन मैन शो कहा था। ये तुम्हारी खुद की मन कहानी है, जहाँ से आप लिख के लिए आते हो, जो सरकार आपको लिख के दे रहे, जो आपको पार्टी लिख के दे रहे, आपको टीवी करके बैठकर वही पढ़ रहे। आपने जनता से कोई सौकार नहीं, ना आपके मुख्यमंत्री आप ही बोलिए और 28 लिस्ट बता दीजिए। चलिए वेदु रावल जी आपने सवाल पूछ लिया, ठीक है। अब गर्ग साहब मैं इंतजार कर रहा हूँ अपने गर्ग समय का। साहब बजरंग दास जी बताइए, हाथ में खड़ा कीजिए, बताइए 28 की लिस्ट बताइए। शाबाश नारा जी बताइए। ठीक है, चलिए बताओ। कोरोना महामारी के अंदर जनता तो अरे भाई मर रही थी, ना दवाई थी, ना ऑक्सीजन था, ना वेंटिलेटर था। ये लोग क्या कर रहे थे? ये सामान बेच रहे थे, ये लोग किस्ती घोटाला कर रहे थे, ये धान घोटाला कर रहे थे, सरसों घोटाला कर रहे थे। आप पूछो इतने अरबों रुपए घोटाले किए, एक घोटाले पर कार्रवाई की। एक कोयला घोटाला जानते हैं, घोटाला, शराब घोटाला, किस्ती घोटाला, दाल घोटाला, सरसों घोटाला, गेहूं घोटाला, एक भी घोटाले को कार्रवाई करी। देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में या प्रदेश के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में एक भी घोटाला नहीं हुआ। चलिए ठीक है, आप लोगों ने आरोप प्रत्यारोप कर लिया, ठीक है। विजेंद्र रेड्डी जी क्या कहना चाह रहे हैं? लेकिन उत्तर दिलवा दीजिएगा। खत्म होने से पहले चलिए ठीक है, हो गया। बजरंग दास गर्ग हो गया, उन्होंने कुछ सवाल पूछा, आपने उसको दूसरी तरीके से जवाब दिया। कुल मिलाकर के जो बात यहाँ हो रही है मैं उसी पर रहता हूँ, ठीक है। आपने पूछ लिया बजरंग दास गर्ग के पास अगर 28 होते नाम तो वो बता देते। अब गर्ग साहब अब रेड्डी जी को सुन लेते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखें। गर्ग साहब ठीक है। करेला चढ़ा है, दोनों सरकारों ने इसी प्रकार से किया है, इसमें विषय बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आयुष जी मैं ये कहना चाहूंगा, जो ये कह रहे हैं कि हम विधानसभा में नया कानून लेकर के आ रहे हैं पेपर लीकेज के ऊपर, ये हमारे पत्रकार साथी थे, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। कानून हमारे पास पहले से बहुत है, ये हमारे पास की विद्या नहीं है। तो कानून का सही तरीके से पालन करने की सरकार सही तरीके से कानूनों का प्रयोग नहीं कर पा रही है। नए कानून बनने से भी कोई फायदा नहीं होगा। अगर सरकार की नीयत ठीक है तो वही कानून काफी है। इन सरकारों में पेपर लीक करवाते होंगे, ऐसा भी संभव है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा आयुष जी कि जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि विधानसभा में गर्ग साहब शांत हो जाएं, हरियाणा प्रदेश इस बात को मानता है कि विधानसभा में कोई सही तरीके से उठाता है तो एमए सिंह चौटाला ही उठाते हैं। और चौटाला परिवार का बजरंग दास जी इतिहास रहा है, ये त्याग की मूर्ति है। चौधरी देवीलाल ने तो प्रधानमंत्री पद का छोड़ दिया था, आप एक विधानसभा के स्टंट बता रहे हो। जो व्यक्ति लोगों के लिए अपने लाभ को त्याग करता है वो एक त्याग की मूर्ति कहलाता है। साथियों, अब जिम्मेवारी आपके ऊपर है बजरंग दास जी। हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ विधानसभा में जनहितैषी मुद्दों को पास करवाए, किसान आंदोलन का निपटारा करवाओ। आपकी सफलता हम मान लेंगे कि आप गिरफ्तारी को कम करवाओ। आपके कंधों पर ज्यादा जिम्मेवारी है, जो कि मुझे भरोसा आप कुछ नहीं कर पाओगे, बोल ही नहीं पाओगे, मजबूती से मुद्दा नहीं उठा पाओगे। भरोसे और विश्वास को ध्वस्त करते हुए प्रदेश की जनता जानती है कि किस प्रकार हरियाणा की सरकार दिन में 4 गुना, रात में 8 गुना काम करते हो और प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रही है। के मुद्दों को विधानसभा में उठाने का काम करते हो। जारी है रावल जी, आपकी ऊंचाई नहीं हो सकती गरीब सड़कों पर, किसान सड़कों पर, सरकारी कर्मचारी सड़कों पर। चलिए ठीक है, चलिए आप लोग फिर आरोप प्रत्यारोप में उलझ गए। अमित नेहरा जी मुझे ये बताएं कि क्या विपक्ष सरकार को घेरने में कामयाब रहा? क्या वो जनता के जो मुद्दे हैं उसको सही तरीके से एड्रेस कर पाया? भले ही सत्र की अवधि छोटी हो, लेकिन लग रहा है कि जैसे शुरुआत हुई है एड्रेस हो पाएगा।
या आपको लग रहा है कि सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? अमित नेहरा जी। बिल्कुल भारी है सत्ता पक्ष कांग्रेस के ऊपर, बिल्कुल भारी है कांग्रेस ठीक के है, हमारे चलिए रेड्डी जी, मेरा सवाल अमित नेहरा जी से है। ठीक है, विजेंद्र रेड्डी जी और रावल जी दोनों लोग शांत हो जाए। नेहरा जी, अमित नेहरा जी, ठीक है रेड्डू साहब, हो गया, बातें काटने में ठीक खुद है, ही लगे रहते हैं। ठीक अरे है, मजबूती के ठीक साथ है, चलिए मुद्दे रखो। अब इसका जवाब तो गर्ग साहब देंगे कि भाई वो कामयाब नहीं हो पाए। ठीक है नेहरा जी, नेहरा जी। जी आयुष, बात ये है सारा नंबर गेम का मामला है। तो 50 सदस्य हैं, इनके बहुमत है, तो इनसे भारी तो कैसे पड़ेंगे। हाँ, लेकिन ये है कि 3 दिन में कुछ नहीं होना जाना, वहाँ पे सार्थक चर्चा होनी चाहिए। देखिए जो चर्चा है उस पे फैक्ट्स पे बात हो, लोग देखें सुने। और तो और अब की बात तो ये सुना है वहाँ पे पत्रकारों की भी एंट्री बैन कर दी गई। ऐसा क्या कोई परमाणु बम का फार्मूला बना रहे हैं ये लोग, ये क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आया। तो पहली बार ऐसा हुआ है हरियाणा के इतिहास में कि पत्रकारों की एंट्री बैन कर दी गई। पहली बार नहीं हुआ ये, तो पहली बार नहीं हुआ। तो कोविड रावल जी आपको कितनी बार हुआ है? आपने नान मार दी, आपकी पहली बार नहीं और दूसरी बार हुआ है। कितनी बार हुआ है बताएं? हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। बताएं। कौन सी डेट पे ऐसा हुआ? बजरंगा जी शांत हो जाइए। बताएं। आपने शांत हो जाइए बजरंगा जी, मैं बताता हूँ। शांत ये शांत, हम शांत है। आप बताओ ना, बोलने दो नेहरा जी को, बोलने दो, उनकी बारी है, उनकी बारी टोका टाकी ना करो। नहीं बताए, नहीं ठीक है, चलिए बहुत जल्दी से ये क्लैरिफिकेशन हो जाता है फिर नेहरा जी। जी बताएं विदु रावल जी, कब हुआ ऐसा? कितनी बार बैन हुआ है पत्रकारों का प्रवेश, और सरकार को क्या दिक्कत थी या सत्ता पक्ष को क्या दिक्कत थी पत्रकारों को अंदर आने में? ये कोरोना, आप ही तो ये कोरोना चीजें क्लियर होनी चाहिए ना। प्रवक्ता बैठे हैं बीच में बोल रहे हैं। क्लियर कर रहा हूँ, सुनिए मैं बता देता हूँ। देखिए सदन के अंदर बैठने की जो व्यवस्था है वो आप मुझे जानता हूँ, वरिष्ठ पत्रकार जरूर गए होंगे सदन में। एमएलएज की बैठने की एक व्यवस्था है, उसके पीछे एक वीआईपी गैलरी है जहां पर पत्रकार बैठा करते हैं, एक तरफ अधिकारी बैठा करते हैं। तो अभी जब कोरोना काल जब से शुरू हुआ, पहली बार नहीं हुआ ये पिछली बार भी जो सदन हुआ था उसमें भी पत्रकारों के लिए हरियाणा निवास में केवल आधा किलोमीटर दूर सदन, हमारा जो पहला स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का हरियाणा निवास, वहां पर व्यवस्था की गई। वहां पर बकायदा लाइव दिखाया गया किस प्रकार। अब जहां पत्रकार बैठते थे वहां आपने देखा होगा, अगर आज सदन की कार्रवाई आपने देखी है, वहां पर बहुत सारे विधायक को अलग अलग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के तहत सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए बिठाया। और क्योंकि नेहरा जी आपने खुद ये सवाल उठाया था अभी भी थोड़ी देर पहले, कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ, तो आपका ये बात कहना थोड़ा सा मुझे अटपटा लग रहा। जी ठीक है। और एक और अगर आप आयुष जी, एक और छोटी सी अगर मुझसे क्लैरिफिकेशन आप ले लें। आपने कहा जी कानून की क्या जरूरत है। कानून की ऐसी जरूरत है कि अगर मैं झूठ बोलता हूं और झूठ बोलने पर कोई अगर कार्रवाई होती है और किसी धारा में केस दर्ज होता है वो, और अगर मैं बस के अंदर बैठकर टिकट नहीं लेता उस पर किसी धारा में केस दर्ज होता है, क्या आप चाहते हैं उसी धारा में पेपर लीक करने वालों का यानी 420 यानी 419, 420, 468 और 120 बी में उन्हीं पर ही उस पर कार्रवाई हो। और दूसरी बात, हमने इतने धर्मपाल एंड कंपनी को किसने पकड़ा था चोरी करते हुए? खुद तो आयोग के कर्मचारी थे, सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने पकड़ा था, लेकिन हमने उनको मजबूत इन्हीं धाराओं में उन पर केस दर्ज करवाकर माननीय न्यायालय को दे दिया। आज वो लोग कहां पर हैं? आज वो जमानत पर बाहर निकले हुए हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों की पुष्टयाद करें। चलिए इसलिए आप कानून लाने की बात कर रहे हैं। ठीक है आप नेहरा जी, ठीक है, इसलिए मजबूत कानून ठीक है, चलिए नेहरा जी, इसलिए मजबूत कानून लेकर नेहरा जी। तो बात ये है, देखिए वो तो मैंने पहले ही बता दिया था कि कोविड एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर था वो कितना कोविड एप्रोप्रिएट था, ये तो मैंने देख लिया था। अरे भाई, आपको आपत्ति पत्रकारों से है, आपको आपत्ति मास्क पहनने से नहीं है। पत्रकार तो मास्क ना पहनना भाई, सभी लोगों का सम्मान होना चाहिए। कोविड कोरोना, आप बीच में मत बोलो, आपका समय खत्म हो गया है। नहीं आपने अभी कोरोना नहीं ठीक है विदु रावल जी, नहीं अब ठीक है, मैं अमित नेहरा जी को, ठीक है विदु रावल जी मैंने आपको पूरा समय दे दिया। नहीं अमित नेहरा जी, पत्रकारों से कोरोना नहीं होगा क्या? ठीक है, चलिए अमित नेहरा जी। अब क्या बात कर रहे हैं? विधायक भी नहीं उतरे हुए हैं, मुख्यमंत्री भी नहीं उतरे हुए हैं, वो हमारे बीच के लोग हैं। हाँ तो उसी तरीके से पत्रकार भी नहीं उतरे हुए हैं और उनको व्यवस्था की गई है, ठीक व्यवस्था की गई है उनके। किसी दूसरी क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर?
नहीं उन पे नहीं, पत्रकारों के वहां रहने से वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग हो सकती है क्या? आप अपनी बात खचाखच भरे हुए उसमें सोशल डिस्टेंसिंग हो सकती है क्या? ये गलत आरोप लगा रहे हैं आप। नेहरा जी एक बार रिविजिट कीजिए अपनी बात, एक बार पुनर्विचार कीजिए, आप क्या कह रहे हैं? बिहेवियर के नाम पे आप पत्रकारों को रोक रहे हैं। नहीं, बिहेवियर का नाम नहीं है, कोविड तो है, एक रियलिटी है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कर नहीं रहे। चलिए ठीक है, ये आपका मत हो सकता है, मैं इससे सहमत नहीं। दूसरे ग्रह से आए क्या? नहीं, आई डोंट एग्री विद योर कंटेंशन। मैं तैयार नहीं हूँ आपकी बात से। ये एक कोरोना के तहत व्यवस्था की गई है नेहरा जी। आपसे कौन सहमत है? यहाँ पे 4 आदमी है, कोई सहमत हो तो आपसे नहीं। 4 आदमियों, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। ठीक है, चलिए नेहरा जी की बात को कंप्लीट होने दे। ठीक है, चलिए इस आर्गुमेंट से आगे बढ़ते हैं। नेहरा जी देखिए, आप सुनने की क्षमता है नहीं भाई। दूसरी बात अब ये आजी, अब दूसरी बात ये है, इन्होंने ये कहा कि ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई। तो पहली बात ये नहीं कहा, ये नहीं कहा, ऐसा दुनिया में कोई डाटा उपलब्ध नहीं है, ये कहा। अब तो उसकी तो मैंने बता दी, कोई डाटा कैसे आपने वही नहीं बता दीजिए। आप दुनिया का कोई एक देश बता दीजिए जहाँ पर ये डाटा हो। एक दुनिया का एक देश बता दीजिए जहाँ पर ये डाटा उपलब्ध हो। इंडिया की बात करो, इंडिया में बता दीजिए, किसी प्रांत की बता दीजिए, किसी शहर की बता दीजिए, किसी हॉस्पिटल की बता दीजिए, बताइए एक हॉस्पिटल बता दीजिए जब आपने क्वेश्चनर भेजा उसमें आपने ये जब ये आई नहीं पता लगेगा तो क्वेश्चनर में कैसे आ जाती है? नहीं, ये कैसी बात करें? नहीं रेणु साहब, नहीं हो सकती है। चलिए, अपने पास समय नहीं, आप लोग किसी आरोप प्रत्यारोप के बीच में आज चर्चा में यही समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि मानसून सत्र का आज पहला ही दिन था और पहले ही दिन आपने देखा कि विपक्ष ने आज जमकर सरकार को घेरा और सरकार ने भी उन बातों का जवाब दिया। लेकिन आगे आने वाले 2 दिन भी और विपक्ष का रुख क्या रहता है और सत्ता पक्ष जवाब कैसे देता है, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।